हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आकाश शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सिविल माइंड्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है, ठीक है, यानी कि पेपर नंबर 7 CGPSC मेंस का, उसके अंतर्गत एक अधिनियम को पढ़ने वाले हैं। और ये कोई अधिनियम जो है, ये अधिनियम हमारे भारत में कई सालों से चलती आ रही जो परंपरा है, ठीक है, उसको बदलने के लिए यह अधिनियम को लाया गया है, ठीक है। क्योंकि परंपराएं अच्छी होती हैं, समाज के विकास में काम करती हैं, लोगों के जीवन में विकास लाती हैं, उद्धार करती हैं उनके जीवन का। लेकिन इस अधिनियम के तहत उस रीति को, उस परंपरा को बंद करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये परंपरा का जो परिणाम था वो था मृत्यु, ठीक है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दहेज प्रथा पर आधारित दहेज निवारण कानून 2004, ठीक है। 2004 का ये एक्ट है। देखिए, जब हम भूमिका लिखेंगे तो भूमिका में हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नारी का जो सम्मान है, नारी का जो सम्मान है, ये हम देखें कि आधुनिक युग में तो दिखाई देता है, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें, ग्राउंड लेवल पे देखें, यानी निचले स्तर पर देखें, तो नारियों को सम्मान उस स्तर तक नहीं मिल पाता था जिस स्तर तक आज मिल रहा है, ठीक है। तो सम्मान में नारीत्व का संघर्ष हम कई समय से देखते आ रहे हैं, ठीक है। अभिशाप, समाज में लड़की का जन्म होना एक अभिशाप माना जाता है, ठीक है। घर में बेटी हो गई, उसको खाना खिलाना है, उसका लालन पालन पोषण शिक्षा विवाह फिर दहेज, तो अभिशाप के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मूल्य है वो चुकाना पड़ता था एक पिता को। उसके अलावा हम देखें तो मूल्य आंकना, आप अगर प्राइवेट जॉब में हैं, देखिए दहेज कौन देगा, जो वधू पक्ष है वो दहेज देगा किसको, वर पक्ष को। यही चलता आ रहा है, ठीक है। और वर पक्ष जो ऐसा है कि छाती चौड़ा करके दहेज मांगते थे, ठीक है। तो मूल्य आंकना को हम समझेंगे कि यदि पुरुष जो है वो अगर प्राइवेट नौकरी में है, चाहे गवर्नमेंट नौकरी में है, चाहे गवर्नमेंट नौकरी में सबसे ऊंचे पद पे है, तो तीनों का मूल्य अलग अलग होगा। तो उस आधार पे मूल्य आंका जाता था, यानी कि अगर ये इसका रेट कम है तो इसका रेट ज़्यादा है, इस प्रकार से, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं। यानी हम बेसिकली इसमें 3 पॉइंट्स है, वुमनहुड, कर्स और वैल्यू असेसमेंट, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं। इस कानून के अंतर्गत दहेज प्रथा को गैर जमानती घोषित किया गया है, यानी अगर आप दहेज लेते हैं या देते हैं तो इसमें जमानत नहीं होने वाला, नॉन बेलेबल है ही, ठीक है। सेकंड में बोलूंगा संज्ञेय, इसे कॉग्निजेबल बनाया गया है। संज्ञेय मतलब क्या होता है, स्वयं के ज्ञान में प्राप्त करना। सरकारी अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि कहां पर दहेज चल रहा है, उसकी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। इसका इतिहास हम देखें तो समाज जो है वो संवेदनशील समाज माना गया है भारत में, लेकिन कुछ स्तर पर समाज का असंवेदनशील चेहरा भी यहां पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से अगर हम समाज के सदस्य हैं और यदि हम बार बार असंवेदनशील रह करके जिए तो समाज में इसी प्रथा का एक परिणाम निकलेगा, वो होगा घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है, बेसिकली इस कानून को लाने का उद्देश्य यह रहा है कि यदि कोई भी परंपरा से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे कानून के अंतर्गत लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी घरेलू हिंसा के तहत ये देखा गया है कि महिलाओं की मृत्यु तक हो जाती थी, ठीक है। सोशल इनसेंसिटिविटी, इस चीज को समझेंगे, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस में। आगे हम बात करें दहेज शब्द में हिंसा शब्द को परिभाषित किया गया है, किसी एक व्यक्ति द्वारा या एक परिवार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का दबाव आप लगाते हैं जिससे उसका शारीरिक, यदि आप शोषण करें, ठीक है, चाहे उसे प्रताड़ित करें, इन दोनों को हिंसा के तौर पे माना गया है। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत हिंसा में हम शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, लैंगिक प्रताड़ना, आर्थिक उत्पीड़न आदि को भी हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक हैरेसमेंट को भी इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें आप दहेज को समझे कि दहेज क्या होता है, ठीक है। नारी के सम्मान में संघर्ष रहा है और इसे वर्तमान में गैर जमानतीय और संज्ञेय अपराध के तौर पे इसे शामिल किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे है आपका
1961 का दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, ये अधिनियम हमने लाया कब? 1961 में। ठीक है, इसे लाने में हमें काफ़ी समय लगा। देखिए ये है क्या चीज़, इसे डीपीए भी कहा जाता है। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इसे डीपीए भी कहा जाता है। ठीक है, आप दहेज ले रहे हो या दे रहे हो या फिर कोई थर्ड पर्सन आपको मोटिवेट कर रहा हो, भैया मैंने तो लिया था आप भी मांगो दहेज, तो ऐसे मोटिवेट करना, ऐसे अभिप्रेरित करने वाले व्यक्ति को भी इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और सजा दी गई है 5 साल और साथ ही 15,000 रुपए आपको जुर्माना के तौर पर जमा करना होगा। ठीक है, आगे हम देखें कि 1983 में क्रिमिनल लॉ एक्ट लाया गया था। क्रिमिनल लॉ एक्ट लाया गया था जिसमें बताया गया कि दहेज जो लेने वाला है, ठीक है, सामान्यतः देखा गया है कि पति या जो उस घर के जो सदस्य हैं वो दहेज की मांग जो है शादी के पहले, शादी के समय या शादी के उपरांत, शादी के बाद मांगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, जो पति है और साथ में उन सभी संबंधियों को भी सजा देने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, यानी हस्बैंड तो जाएगा, उसके घर वाले भी जाएंगे। आगे हम देखें 1984 में हम देखें कि क्रिमिनल लॉ एक्ट में तो भाई ऐसे बता दें कि सजा है। अब लोग अपना तिकड़म लगाने लगे, कैसे? दहेज तो हम मांग नहीं सकते, दहेज हम दे नहीं सकते, कोई थर्ड पर्सन भी नहीं हो सकता, तो क्या करें? उसको हम एक नाम दे देते हैं उपहार का। तो उपहार के तौर पे चीजें मांगनी स्टार्ट हो गई कि हमें गिफ्ट के तौर पे दे दो। अब ये मत बोलो कि आप दहेज दे रहे हो, उसे आप गिफ्ट के तौर पे दे दो। तो क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति जो है पूरा सामान उठाता था, मतलब दहेज के तौर पे देना है करके, तो वो पिता क्या करने लगा कि भैया मैं तो पूरा दूंगा तो दहेज कहला जाएगा। तो उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि मेरे जितने सगे संबंधी हैं वो मिल करके एक एक सामान जो है वो मेरी बेटी को देंगे गिफ्ट के तौर पे। इस गिफ्ट पर बैन लगाया गया 1984 में। उपहार के नाम पर दहेज लेने से रोक लगा दी गई। आप देखे होंगे कि आज भी इसका जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब आप शादी पे जाएंगे, स्टेज के राइट साइड, लेफ्ट साइड या एंट्रेंस पे एक व्यक्ति या 2-3 व्यक्ति होंगे जो टेबल लगा करके बैठे होंगे, जो अपनी कॉपी मेंटेन करते हैं जिसमें क्रमांक, उपहार, ठीक है, और वो उपहार कौन दे रहा है और साथ में अपना अप्रूवल कुछ जगह देते हैं, नहीं देते, लेकिन ये 3 चीजें जो हैं आपको दिखाई देंगी, क्रमांक, उपहार और नाम। ठीक है, इस पे भी बैन लगा दिया गया है, लेकिन ये आज भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर चल रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। 1986 में दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया? इसमें सबसे पहले समझाया गया दहेज मृत्यु को। दहेज मृत्यु आपके मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दहेज मृत्यु क्या होता है समझिए। यदि वर पक्ष के द्वारा, ठीक है, यानी कि आप मान के डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, पति या उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो उसकी पत्नी को, यानी कि उस महिला को, उस लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक, शारीरिक, लैंगिक जो भी हम पढ़े हैं उस सब तरीकों से अगर प्रताड़ित कर रहे हैं, तो प्रताड़ित करने के बाद में यदि वो व्यक्ति, वो महिला जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है, उसका हैरेसमेंट भी हो चुका है, यानी वो उसको ज़िंदगी प्यारा नहीं है, तो क्या करेगी? वो मृत्यु को पाना चाहेगी। ठीक है, चाहे वो सुसाइडल अटेम्प्ट हो, चाहे वो, मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की जो परिणाम हमको जो देखने को मिले, तो इसे ही हम कह सकते हैं दहेज मृत्यु। ठीक है, दहेज मृत्यु यहाँ पर परिभाषित किया गया है और दहेज मृत्यु के तहत दंड के तौर पे आईपीसी की धारा 304B का प्रावधान किया गया है। देखिए, इस अधिनियम में दंड का प्रावधान नहीं है। इस अधिनियम में आप अगर ये होता है, दहेज मृत्यु होती है, ठीक है, या फिर हत्या हो जाता है, तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आपको आईपीसी की धारा लगने वाली है। ठीक है, आगे हम देखें कि दहेज मृत्यु क्या होता है, कैसे होता है, अब देखते हैं। शादी होने के 7 साल के भीतर अगर वो महिला, ठीक है, जो उस घर की बहू बनी है, यदि दाह हो जाए, यानी उसके शरीर को आग लग जाए, ठीक है, शारीरिक क्षति पहुंचाए या फिर असामान्य परिस्थिति, आप जो भी परिस्थिति सोच सकते हैं वो सारी परिस्थिति, ठीक है, इसके तहत अगर उसकी मृत्यु हो जाती है 7 वर्ष के भीतर, तो वो आपकी दहेज मृत्यु कहलाएगी या दहेज हत्या कहलाएगी। ठीक है, 7 साल का कॉजेज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। आगे देखें तो इसका दोषी कौन होगा? दहेज मृत्यु का दोषी कौन होगा? इसका दोषी होंगे ससुराल वाले। ठीक है, अब देखिए, ससुराल वाले तो दोषी होंगे, पति भी दोषी होगा, लेकिन इसमें समझिएगा कि
एक्ट का, इस अधिनियम का नकारात्मक उपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ससुराल वालों को एक सुविधा दी गई है कि अभियुक्त द्वारा साक्ष्य प्रकट करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो दोषी है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया मैंने इसको जबरदस्ती फोर्स नहीं किया है। देखिए, दहेज जो है एक वर्बल चीज है, ठीक है, ओरल कहा जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, लेकिन इन सभी के कुछ प्रूफ्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं तरीके से उनको अपना साक्ष्य प्रकट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो गिल्टी है उसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, गिल्टी के साइड भी हमको इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे देखें तो जो दहेज मृत्यु है, ये शब्द का उपयोग, इस शब्द का उपयोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य बनाम महेश चंद्र पांडेवाद में हमको दिखाई देता है। सेकंड, इसी शब्द का उपयोग हमको पंजाब राज्य बनाम बख्शीश रामवाद में दिखाई देता है। दहेज मृत्यु हमने पढ़ा है, क्या क्या चीज था, इन चीजों का उदाहरण हमें यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, सेम इसी वाद में, इन दोनों वाद में। ठीक है, तो इन दोनों को आप मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। आईपीसी के तहत, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दहेज को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, दहेज को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज शब्द का पहली बार उपयोग किया गया है। ठीक है, डाउरी का डेफिनेशन आपको कहां मिलेगा, इस एक्ट में मिलेगा, ना कि आपको आईपीसी में। राइट, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। अब वापस ये इंट्रोडक्शन पार्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये चीजें हमने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं कि इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है। टोटल धाराएं इसमें 13 है, यानी सेक्शंस कितने हैं, 13 है। अध्याय एक ही है। ठीक है, अध्याय एक ही है, धाराएं इसमें 13 है। अब देखते हैं धाराओं में क्या क्या है। सबसे पहले धारा एक क्या होगा, आपका लघु शीर्षक एवं प्रारंभ। लघु शीर्षक तो वही है, दहेज, जो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हेडिंग है आपका, ठीक है, दहेज प्रतिषेध निवारण अधिनियम, ये आपका लघु शीर्षक हो जाएगा। प्रारंभ कब से माना जाता है, 2004 से माना जाता है। ठीक है, धारा 2, इसके अंतर्गत परिभाषा दी गई है। दहेज जो है, अब इसको समझिएगा, दहेज जो है आप विवाह के, जैसे पूछ रहा है कि दहेज से क्या आशय है या दहेज क्या है, तो समझेंगे दहेज जो है विवाह के पूर्व या विवाह के समय या विवाह के पश्चात किसी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यवान संपत्ति या प्रतिभूति की मांग की जाती है, दहेज है। ठीक है, यानी क्या समझे कि अगर मैरिज हो रहा है तो इसके पहले, बिफोर, या उस टाइम, या फिर आफ्टर। ठीक है, अगर इस टाइम पे किसी एक पक्ष द्वारा किसी दूसरे पक्ष से डायरेक्ट मांगना या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मांगना, ठीक है, इनडायरेक्ट मांगना, क्या मांगना, मूल्यवान संपत्ति और प्रतिभूति, ठीक है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मांगना या फिर सिक्योरिटीज मांगना, ये आपका दहेज है। वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में आप जमीन भी ले सकते हैं, धन भी ले सकते हैं, और इनके अलावा आप संपत्ति को भी ले सकते हैं, बॉन्ड्स को ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं दहेज को लेकर के, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में दहेज शब्द का प्रचलन है, दहेज भी प्रचलन है, और मुस्लिम समुदाय में देखें तो मेहर का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे, हमारे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, लागू नहीं है, समान सिविल संहिता लागू नहीं है, इसलिए हमारे भारत में जो कानून दहेज पर लागू होंगे वो कानून मेहर पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो मुस्लिम समुदाय का जो मेहर प्रथा है, इसको इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। राइट, आगे देखें। हाँ, दहेज मृत्यु को लेकर के हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें 7 साल की सजा होगी मिनिमम, और आजीवन कारावास भी हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, यानी 7 ईयर का तो आपको होगा, लेकिन 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा इसमें बताई गई है। क्रूरता की परिभाषा दी गई है, क्रूएलिटी। ठीक है, स्वयं से आत्महत्या को प्रेरित करना, तू सुसाइड कर, इस तरीके से बोलना। ठीक है, उसके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाना, उसके हेल्थ को नुकसान पहुंचाना, और संपत्ति मांगना,
या फिर प्रतिभूति का दबाव देना कि नहीं मेरे को ला के दे, मेरे को ला के दे, ये चीजें कई समय से चलती आ रही थी। ठीक है, तो इसे ही कहा गया है क्रूरता। ठीक है, आत्महत्या को प्रेरित करना, उसके बॉडी को नुकसान पहुंचाना, उससे फोर्सफुली संपत्ति मांगना या प्रतिभूति मांगना। ठीक है, ऐसा होता है तो भैया जो दहेज मांगने वाला व्यक्ति है, वर पक्ष, वो तो गया, 5 साल की सजा होगी प्लस साथ में 15,000 रुपए का भी जुर्माना देना पड़ेगा। या देखो ये दोनों एक साथ होंगे, या दहेज धनराशि के बराबर उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। जितना वो दहेज उसको मिला है या फिर मांगा है उसने, उतना ही उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर 2 लाख का मांग रहा है तो 2 लाख जुर्माना, 5 लाख का मांग रहा है तो 5 लाख जुर्माना। ठीक है, अन्य परिवार के जो सदस्य हैं, अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा मांगा जाए, जैसे मामा, बुआ, फूफा, चाचा, चाची, जो भी है, अगर ये सब मांगते हैं तो उस कंडीशन में 2 साल की सजा होगी और 10,000 रुपये जुर्माना और मिनिमम 6 महीना जेल तो गए। ठीक है, मिनिमम 6 महीना। कौन? जो थर्ड पर्सन था, जिसने, जो मोटिवेटर है, ठीक है, जिन्होंने बोला कि भैया आप लो, आप मंगो, और नहीं दे रहे हैं तो फिर हम दिलवाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पर सजा का प्रावधान है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे वधू धन या स्त्री धन यहां पर समझाया गया है। ये वास्तु नहीं है, वस्तु है ये। ठीक है, वस्तु है ये। तो वस्तु या उपहार के तौर पे जो भी माता पिता, परिवारजन अपनी बेटी को दें, वो वस्तु धन कहलाएगा। क्या क्या सॉरी, वधू धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वधू धन कहलाएगा या स्त्री धन कहलाएगा। ठीक है, ब्राइड मनी, वुमन मनी, या फिर जो भी उसको आप गिफ्ट दे रहे हैं वो। ठीक है, ट्रस्टी एक यहां पर आता है। अगर देखिए आप डायरेक्टली अगर बेटी को नहीं दे रहे हैं तो एक ट्रस्टी आप अपॉइंट करें और उस ट्रस्टी को आप क्या करें, उसको जो भी देना है, क्या देना है, वधू धन देना है, तो उस ट्रस्टी को दे दें। ट्रस्टी क्या करेगा, उसको सामान को अपने पास रखा रहेगा। जब शादी होगी, शादी के कुछ दिन बाद, यानी कि शादी के 3 महीने के अंदर, वो ट्रस्टी क्या करेगा, उस सामान को उसको दे देगा। ठीक है, और अगर वो नहीं देता है तो उसको भी, ट्रस्टी को 6 महीने की सजा और 6 महीने से लेकर के 2 साल की सजा। ठीक है, 6 महीने से लेकर के 2 साल की सजा, या फिर 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा। ठीक है, ये किसको सजा होगी? ट्रस्टी को। तो यहाँ पे डिटेल्स हमने लिखा हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखें धारा 3। ये धारा 1 और धारा 2 खत्म हो गया, धारा 3 है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, बट पेशेंस रखें। ठीक है, कंटेंट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। धारा 3 में दहेज प्रतिषेध अधिकारी का क्षेत्राधिकार बताया गया है। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, ठीक है, डीपीओ के बारे में बताया गया है। इस अधिकारी का क्षेत्राधिकार क्या होगा, हम आगे देखते चलते हैं। ठीक है, आगे हम देखें धारा 4। धारा 4 में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया कैसी होगी, उसको हम देखते हैं। यदि कोई महिला है, ठीक है, या कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो कंप्लेन खुद से जाके कर सकता है। वो नहीं है तो उसके माता पिता जा सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, संदेश वाहक, मतलब पीड़ित व्यक्ति जो है वो माता पिता से भी अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, या फिर रिश्तेदार जाकर के कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अब ये होता कैसे समझिएगा, ये डायरेक्टली जा सकते हैं किसके पास में, डीपीओ के पास में। व्यक्ति हो, चाहे माता पिता हो, चाहे रिश्तेदार हो, ये डायरेक्टली डीपीओ के पास जा सकते हैं। उसके अलावा ये किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन, यानी कि हम बात करें एनजीओ के थ्रू भी ये अपील कर सकते हैं डीपीओ से। ठीक है, और डीपीओ को सूचना 3 माध्यम से देनी पड़ेगी। या तो लिखित दो, लिखित में जाकर के वहीं ऑफिस में सबमिट करो, या तो आप उसको पोस्ट कर दो, और तीसरा क्या है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू लेटर भिजवाओ। यानी कि क्या है, वो संदेश वाहक के माध्यम से आपको संदेश पहुंचाना पड़ेगा, और यहां पे आप करेंगे क्या, कंप्लेन। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, डीपीओ। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ फिलिंग कंप्लेन, कंप्लेन फिलिंग के जो प्रोसीजर इसमें क्या क्या है, यानी वो अगर विक्टिम है तो खुद कंप्लेन कर सकता है, उसके पेरेंट्स कर सकते हैं, उसके रिलेटिव कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर वो किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से फिर, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी कंप्लेन कर सकते हैं डीपीओ को। रिटन, पोस्टल या फिर मैसेंजर कोई होना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। धारा 5 में डीपीओ के कार्य बताए गए हैं। वो कार्य क्या क्या है, देखिए, दहेज रोकथाम करना है उसको। ठीक है, उसको अलग अलग इवेंट्स कराने हैं दहेज को रोकने के लिए, गांव में या फिर जिस क्षेत्र में उसकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, वो औचक निरीक्षण कर सकता है, सडन, वो अचानक से मतलब निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, आगे हम देखें, तीसरा है क्या, शिकायत प्राप्त करेगा।
ठीक है। कहीं पर अगर डावरी चल रही है तो शिकायत वहाँ से प्राप्त कर सकता है, वो सडनली वहाँ पे औचक निरीक्षण के लिए जा सकता है, ठीक है। दहेज रोकथाम के कार्यक्रम चला सकता है, आजू बाजू में पूछताछ कर सकता है, अड़ोसी पड़ोसी में पूछताछ कर सकता है, और वो कुछ भी करवा रहा है उसका जो भी परिणाम निकाले, ठीक है, तो उस परिणाम के आधार पर वो सारे सबूत इकट्ठे करेगा कि भैया यहाँ पे चल रहा है सच में, तो उसके सबूत इकट्ठे करेगा, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, चाहे कोई रिटर्न में हो, या फिर कोई आपको गवाह मिल जाए, उसके बेस पे, और प्रपत्रीकरण, सारे डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करना किसका काम है, डीपीओ का, और जाकर के वो एक्शन लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सरप्राइज इंस्पेक्शन, ठीक है, आपका कंप्लेंट रहेगा, रिसीव कर सकता है, इंक्वायरी, रिजल्ट, एविडेंस, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें किसका काम है, आपका डीपीओ का, ठीक है। सलाहकार बोर्ड में सचिव और संयोजक का भी काम करता है, ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड में वो सचिव का काम कर सकता है या संयोजक का काम कर सकता है, ठीक है। दूसरा, जिला मजिस्ट्रेट को जानकारी देना है उसको हर 15 दिन के भीतर, हर 15 दिन में उसको जानकारी देना है कि भैया वहाँ पे डावरी चल रही है, उसका परसेंट, उसको कितने लोग अभी डावरी कर रहे हैं, आपने कितने लोग के ऊपर एक्शन लिया, उसका रिपोर्ट आपको कहाँ देना पड़ेगा, जिला मजिस्ट्रेट को, ठीक है। और उसको एक मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर, उस रजिस्टर में क्या करना पड़ेगा, उसको मैरिज डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, शादी के जो आंकड़े हैं उसको वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में देखें तो साक्ष्य की बात की गई है, साक्ष्य यानी प्रूफ की बात की गई है, ये लिखित होने चाहिए या मौखिक होने चाहिए, ठीक है। जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो लिखित में होगा या मौखिक होगा। सुनवाई 1 महीने के अंदर होगा और नोटिस भेज दिया जाता है कि भैया आपने ये सब चीज किया है, ठीक है। सीडीपीओ, सीडीपीओ क्या है आपका, चीफ डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, ठीक है। ये पूरे राज्य में एक होता है, पूरे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में एक होगा। और सीडीपीओ जो है हर 3 महीने में रिपोर्ट लेता है, किससे लेगा, डीपीओ से। डीपीओ कहाँ बैठेंगे, हर जिले पे, तो हर जो डीपीओ बैठेंगे वो डीपीओ से रिपोर्ट के कौन लेगा, सीडीपीओ। आगे देखते हैं धारा 6। धारा 6 में सीडीपीओ की नियुक्ति और कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। सीडीपीओ की नियुक्ति और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। डीपीओ में समन्वय करवाना उसका जो कर्तव्य है, ठीक है, राज्य सरकार करती है नियुक्ति उसको। सीडीपीओ जो है आपका बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का बंदा होना चाहिए, यानी कोई एक ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। वो किसी राजनीति से जुड़ा ना हो, ठीक है, राजनीति से जुड़ा ना हो, नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर क्या होना चाहिए, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का हिस्सा होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो डीपीओ में समन्वय कराना, जागरूकता पैदा करना, वार्षिक रिपोर्ट जारी करना, और वर्ष में 1 दिन दहेज निषेध दिवस मनाना, ठीक है, बनवाना। विभागीय कर्मचारी आपस में घोषणा पत्र तैयार करवाना, तो ये मैनिफेस्टो वगैरह बनवाना, ये सब काम जो है किसका काम है, सीडीपीओ का। सीडीपीओ करवाता है किससे, डीपीओ से। इवन डीपीओ भी आपका अधिकारी होना चाहिए, शासकीय अधिकारी या शासकीय कर्मचारी होना चाहिए डीपीओ, ठीक है। शाला महाविद्यालय में शपथ दिलवाना चाहिए, हम ना तो दहेज लेंगे ना तो दहेज देंगे, हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। शायद आपने अपने स्कूल टाइम में ये ओथ लिया होगा, शपथ लिया होगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस टाइम हमको ये शपथ दिलवाया गया था। आगे देखते हैं। धारा 7 के अंतर्गत शादी के लिए सूची बनाने की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। सूची क्या बोलता है, देखिए, शादी के लिए सूची हमको बनाना है, ठीक है। 1 माह के भीतर माता पिता और डीपीओ को सूची देना पड़ेगा कि शादी में कौन कौन आ रहा है और कौन कौन शादी में शामिल हो रहा है, बेसिकली इसका डिटेल देना है। अगला क्या है, अभियोजन। अभियोजन के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है, एक वो व्यक्ति जो सरकारी वकील के तौर पे केस लड़ता है, ठीक है, सरकारी वकील के तौर पे केस लड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूशन या फिर अभियोजन, ये अपराधी के साथ उसको जो दस्तावेज है वो पेश करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसको आईपीसी 173 के तहत उसको सजा होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से उतना खास नहीं है, चीज़ों को आप समझेंगे, मेंस में इसको आप छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जानकारी आप लिख सकते हैं। धारा 7 इंपॉर्टेंट है, आप 8 को भी लिख सकते हैं, 8 स्किप करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आगे देखें धारा 9 में। धारा 9 में कल्याण संस्थाओं की मान्यता के बारे में बात की गई है। देखिए, जब हम जनरल स्टडीज़ की पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा कानूनी भाषाएँ यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। भले हम कानून पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको उसको आसपास के समाज में देखना है, उसको उदाहरण देखना है, उसका उदाहरण देखना है और देख करके आपको लिखने की कोशिश करनी है। आगे देखते हैं, मान्यता देखिए।
3 वर्ष की सेवा, 3 वर्ष सेवा या 3 वर्ष से कम में कोई उल्लेखनीय कार्य अगर किया है, ठीक है, उल्लेखनीय कार्य अगर किया है, या फिर वो महिला संगठन का सदस्य रहा है या रही है, समाज कल्याण में उसने काम किया है और बच्चों की अगर देखभाल किया है, ठीक है, तो उसको मान्यता मिलेगी। किसको मान्यता मिलेगी? संस्थाओं को। कौन सी संस्थाओं को? जिसके द्वारा हम क्या कर रहे थे? लेटर भिजवा रहे थे, ठीक है, लेटर भिजवा रहे। मैं पीछे कर लेता हूँ, आप समझ जाएंगे। वो कंप्लेन करने वाला था ना, ये मान्यता प्राप्त संस्थान और संगठन, ठीक है। तो ये संगठन के बारे में यहाँ पर हम मान्यता दी गई है कि किसे हम मान्यता देंगे और किसे हम मान्यता नहीं देंगे, ठीक है। तो मान्यता के बारे में बात करें कि अगर उसने 3 साल सेवा की है समाज कल्याण के लिए, ठीक है, और कोई उल्लेखनीय कार्य किया है अगर 3 साल से कम टाइम में, महिला संगठन का हिस्सा है या फिर समाज कल्याण में काम किया है, फिर बच्चों की देखभाल किया है, तो उसे मान्यता दी जाएगी। और मान्यता रद्द कब होगी? कोई भी अगर असंतोष कार्य किया है या संस्था को अमान्य किया है, उसको सीधा बाहर कर दिया जाता है ग्रुप से, ठीक है। तो इसको भी अब स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। धारा 10 में डीपीओ की शक्ति बताई गई है। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के बारे में यहाँ बात की गई है कि डीपीओ की जो शक्ति है वो पुलिस की शक्ति का उपयोग कर सकता है। पुलिस की शक्ति का उपयोग मतलब वो गन लेकर के नहीं चला जाएगा, मतलब बंदूक लेकर के नहीं चला जाएगा, ठीक है। वो पुलिस की शक्ति का उपयोग करेगा, यानी कहीं भी अगर वो जा रहा है डाउरी रोकने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे झड़प भी पैदा हो सकती है, बहस भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो सही ना हो। हालांकि अधिकारी उसको मैनेज करने की क्षमता रखता है, लेकिन कुछ भी एक्शन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी का डिफरेंस है, ठीक है, सोसाइटी का डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम देखें तो वो अगर जाएगा तो पुलिस की शक्ति का उपयोग कर सकता है, वो बिना वारंट के गिरफ्तारी भी कर सकता है, वो सूचना प्राप्त कर सकता है और उसके बाद वो खोजबीन भी करवा सकता है, ठीक है। कई बार दहेज हिडन होते हैं जो शादी के 1 महीने बाद 2 महीने बाद पहुँचाए जाते हैं, ठीक है, तो उसकी भी खोजबीन कर सकता है। आगे देखें कि डीपीओ जो है वो एक लोक सेवक होना चाहिए, ठीक है, जिसका 1860 में आपका उल्लेख मिलेगा, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। धारा 12 जो है इसमें बताया गया सद्भाव में की गई कार्यवाही का संरक्षण, ठीक है। हमने, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया था कि सद्भाव में की गई कार्यवाही का संरक्षण मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति, ये कोई अधिकारी जो है वो एक्शन लेने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उसकी कार्यवाही सद्भावपूर्ण होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, ठीक है। और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमको पुलिस प्रशासन का भी इसमें साथ चाहिए। तो पुलिस साथ में जाएगी और उस कार्यवाही को सद्भावपूर्ण कंप्लीट करेगी, ठीक है, ये चीज हो गया। धारा 13 जो है इसमें व्याख्या बताया गया है। अगर आपको कुछ भी प्रश्न उठता है इस अधिनियम से संबंधित तो डायरेक्टली आप सरकार को लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रश्न अगर उठता है दहेज से संबंधित या दहेज अधिनियम से संबंधित, जो भी आपको समस्या है, जो भी प्रश्न पूछना है, तो आप इस डायरेक्टली सरकार से पूछ सकते हैं। यहाँ पर आकर के हमारा धारा 13 कंप्लीट होता है। आगे मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि सब इंस्पेक्टर की हम फ्री टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें टोटल आपके 12 टेस्ट होंगे। लास्ट की जो 6 टेस्ट हैं ये कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड होगा, ठीक है। आगे हम देखें तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स की हम टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, जिसमें 37 टेस्ट होंगे, 37 टेस्ट होंगे, जो कि 3 मॉड्यूल में होगा। मॉड्यूल 1 में आपके 15 टेस्ट हो रहे हैं, मॉड्यूल 2 में आपके 7 टेस्ट और मॉड्यूल 3 में भी आपके 15 टेस्ट हो रहे हैं। 15 15 30 और 7 37, ठीक है, टोटल 37 टेस्ट हो रहे हैं। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा और उससे हमसे संपर्क करके इसका पीडीएफ फॉर्म पूछ सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज हम निःशुल्क चला रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है वो, और हमारी जो सीजीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है वो अफोर्डेबल प्राइस पे है, ठीक है।